नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर। देखिए हम लोग बिहार एसआई मेन से संबंधित टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस सीरीज में। तो इस सीरीज में मैंने 5 सेट जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को अवश्य देखें। निश्चित ही बहुत से प्रश्न आपको इस सीरीज से एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट सेट है, सेट नंबर 15, उसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है और इसका पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अधन्या का प्रयोग जो है वो गाय के लिए हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए ऋग्वेद में गाय को मारने वाले के लिए देश निकाला या मृत्यु दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो देखिए यह गुप्त काल से संबंध है। ठीक, इसका आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो गुप्त काल की चित्रकला का जन्म जो है विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? किसको किया जाता है? तो देखिए यह है वराह अवतार को। इसका आंसर सी हो जाएगा, वराह अवतार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? तो देखिए इसका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था और विशेषकर जो कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, इस एलोरा के राष्ट्रकूट मंदिर का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा? तो महापदम नंद। देखिए थोड़ा सा महापदम नंद के बारे में जान लेते हैं। तो महापदम नंद जो है वो किसके संस्थापक थे? तो यह नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलबरूनी भारत आया था, कौन सी शताब्दी में आया था अलबरूनी भारत? तो अलबरूनी जो है वो 11वीं शताब्दी में भारत इसमें आया था। तो 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मत विलास प्रश्न का लेखक कौन था? तो मत विलास प्रश्न का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, देखिए महेंद्र वर्मन जो है वो पल्लव शासक थे। ओके, जो तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन जाना जाता है? तो देखिए सिकंदर लोदी को अन्न के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको सिकंदर लोदी ने समाप्त कर दिया था। तो जो सिकंदर लोदी था वो बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी था। ठीक, और इसे लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो इस्लाम से कौन प्रभावित था? तो नामदेव। नाइन्थ का आंसर सी हो जाएगा, नामदेव। देखिए नामदेव का जन्म जो है एक दर्जी परिवार में हुआ था और ये अपने प्रारंभिक जीवन में डाकू थे। ठीक, और इन्होंने बरकरी संप्रदाय की शुरुआत की। और एक चीज़ और जान लीजिए कि बरकरी संप्रदाय का जो मेन केंद्र है वह पंढरपुर में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? किसने कहा था? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो कौन से युद्ध में?
तो देखिए जो खानवा का युद्ध है उसमें राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ाई हुई थी। देखिए खानवा का युद्ध हुआ कब था, तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को यह खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इस विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन था? मतलब जब भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसमें महासचिव कौन हुआ? तो देखिए महासचिव जो थे ए वो ह्यूम थे, और अध्यक्ष की बात कही जाए तो पहले अध्यक्ष जो थे वो WC बैनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की? पुरंदर की संधि किनके किनके बीच हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जय सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? क्या था वीडी सावरकर का गुप्त संगठन का नाम? तो अभिनव भारत। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। क्या है देखिए इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर इनके नाम दिए गए हैं और इनके द्वारा स्थापित जो इमारतें हैं उनका नाम दिया गया है। तो इसमें हमें मैच कराना है। तो देखिए बाबर के द्वारा किस चीज का निर्माण कराया गया? तो जामी मस्जिद का निर्माण। ठीक। हुमायूं के द्वारा किसका निर्माण कराया गया? तो दीन पनाह का। देखिए इसी दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर जो पुस्तकालय था उसी की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं ने किसकी स्थापना की? तो दीन पनाह की। वहीं अकबर ने किसकी स्थापना की? तो जहांगीरी महल की स्थापना की थी अकबर ने। और जहांगीर ने किसका किया था? तो जहांगीर ने जो इमाद उद दौला का मकबरा है इसकी स्थापना जहांगीर ने की थी। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित कौन था? कौन था? तो जो जस्टिस राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए इन्होंने विडो री मैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी रानाडे ने, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी? तो देखिए जो तेल नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह आपकी महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, इसका कारण क्या था? कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो देखिए ये दोनों कथन जो है एकदम सही है। ठीक। तो ए भी सही है और जो आर है वो कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? देखिए इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो आर्द्र जलवायु का अनुभव कहाँ कहाँ होता है? देखिए जहाँ वर्षा अधिक होगी वहीं पे आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा, और जो एरिया समुद्र के किनारे होगा वहाँ पे भी आर्द्र जलवायु का अनुभव होगा। तो देखिए जो कोची है और तेजपुर है ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। ठीक। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 के मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? तो देखिए जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए यह जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो नागपुर में हो जाएगा, इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए दो सूची दी हुई है और उनको हमें मिलान करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हम जानते हैं जिस जगह को, उसके बारे में लेते हैं। तो देखिए अगर आप बी लेते हैं पतरातू, तो पतरातू कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो देखिए अगर ऑप्शन को हम देखें ए बी सी डी, तो केवल ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे पतरातू का मेल जो है वो झारखंड से है। तो इस तरीके से 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी स्थानों को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक। तो उकाई कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है। ठीक। पतरातू झारखंड में, पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए पेंच जो है वो राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक। वहीं पे जो डभोल है वो कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है डभोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर देखिए दो सूचियां दी गई हैं केंद्र और उनके उद्योग से संबंधित, उन्हें क्या करना है? हमें मिलाना है। तो देखिए इनमें मुझे जो आता है वो डी, जो भदोही है। भदोही किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन भैया के नाम से आप इनको याद कर सकते हैं, भदोही को। ठीक। तो डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो देखिए अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन ए और डी जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, केवल बचता है बी और सी। ठीक। तो काकीनाडा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जूट के लिए। ए का आंसर हो जाएगा आपका 2। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। विरुद्धनगर किसके लिए है? तो विरुद्धनगर जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित है, जबकि चन्नापटना जो है वो रेशम से संबंधित है। इस प्रकार हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो वह कौन सा देश है? तो देखिए थाईलैंड है। अपने निर्यात का 2/3 जो है धन जो है वो चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? कहाँ नहीं है? तो देखिए हटिया जो है यहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है। हटिया कहाँ पर स्थित है? तो यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है? तो देखिए जो जाम्बिया है वो अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। तो 27 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो उड़ीसा में होता है। तो पहला तो उड़ीसा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद जो 23% जो उत्पादन होता है वह गुजरात में होता है। और महाराष्ट्र में कितना होता है? तो 13% होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है?
तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? जो पेरू है वह सुमेलित नहीं है। देखिए, बोलाविया जो है वो टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चीन जो है लोहे के लिए, चीन और ब्राजील जो है वो लोहे के उत्पादन से है। मैक्सिको जो है वो चांदी से संबंधित है, जबकि पेरू जो है वो किससे संबंधित है? तो बेसिकली यह तांबा से संबंधित है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहां पर मिलते हैं? ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ का जो गलियारा है वो कहां पर मिलता है? तो याद रखिएगा, यह जो है वो झांसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इंग्लैंड में कमेंट्री 10 बजे पूर्वाह्न से शुरू होती है तो भारत में भारतीय समयानुसार कितने बजे यह सुनी जा सकती है? तो देखिए, जो ग्रीनविच टाइम है उससे भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे जो है वो आगे का है। तो देखिए 10 बजे यहाँ पर शुरू हो रही है, तो 5.5 घंटा अगर हम आगे जाते हैं तो कितना बजेगा? तो 3:30 बजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3:30 बजे पूर्वाह्न। किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने हैं? तो किस देश में? देखिए जापान में। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, महादहा से यह जो है प्राप्त हुआ है। ये महादहा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, ये राज्य दिए गए हैं साक्षरता क्रम में, इन्हें हमें अरेंज करना है। आप अरेंज कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा त्रिपुरा होगा, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद सिक्किम और नागालैंड। ठीक, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो देखिए, जो धौलावीरा है वह 3 भागों में विभक्त है। तो धौलावीरा स्थित कहाँ है? तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों से अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? तो देखिए, मिजोरम जो है ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता, होत्रु, देखिए अगर आपने लूसेंट पढ़ा है तो इसमें जो ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? होत्रु बोलते थे। ठीक, तो होता का संबंध किसे है? तो ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो देखिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? पढ़ लीजिए आप। तो देखिए, जो आंसर बी है ये सही नहीं होगा। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है?
कितना है स्त्रियों का प्रतिशत? तो देखिए 48.46 जो परसेंट है भारत स्त्रियों का प्रतिशत है। देखिए क्वेश्चन है हमारा 41, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो देखिए अनुच्छेद 24 जो है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर दुर्घटना बाहुल्य जो कारखाने हैं उसमें उनके नियोजन की अनुमति नहीं देता। वहीं पे देखिए जो अनुच्छेद 23 है वह बताता है कि बलात् श्रम जो है, बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से श्रम कराया गया हो या फिर उनसे बेगारी कराया जा रहा है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 23 में है। तो कारखानों में निषिद्ध से जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 24 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? किसे कहा गया था? तो अनुच्छेद 32 को, तो इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 है, सूचना का अधिकार है, सूचना का कौन सा ये अधिकार कौन सा है? तो देखिए सूचना जो है एक विधिक अधिकार है, ठीक, यह जो है ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। देखिए अभी फिलहाल में ही जो कोविड-19 के दौरान पीएम केयर फंड का गठन किया गया था, जब इस संबंध में आरटीआई मांगा गया तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कहा गया कि जो पीएम केयर फंड है वो आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, ठीक। तो इसी तरह याद रखिएगा कि यह एक विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया है और उसके कारण दिए गए हैं, तो इसे हमें, कथन क्या है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। इसका कारण है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक। तो देखिए ये जो आंसर है वो दोनों जो है कथन और कारण दोनों सत्य है, ठीक। देखिए तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको अपनी आयु के 30 वर्ष पूरे करने होने चाहिए, ठीक। और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का जो स्पीकर होता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? तो मानव अधिकार द्वितीय पीढ़ी का देखिए किसे समझा जाता है, तो समता का अधिकार का, राइट टू इक्वालिटी, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यह एक करेक्ट आंसर है, ठीक। उसी तरीके से क्वेश्चन सेकंड जो है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा द्वारा पारित किए गए और लोकसभा द्वारा सहमत व्यक्त किए गए संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सदस्य का पात्र होना चाहिए, तो वो जो बिल है वो कहाँ पे पेश होगा, ये तो राज्यसभा में ही होगा। वर्तमान में राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन सेट बनाया जा रहा था ये तब का है, तो आप जो है याद रखिएगा कि वर्तमान में जो विपक्ष का नेता कौन है राज्यसभा में, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। योजना आयोग के अध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया हैं, तो आप लोग इसे भी जरा देख लीजिएगा एक बार अवश्य। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसे समझा जाता है? तो महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, ठीक। देखिए जो महान न्यायवादी का जो संबंध है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत है,
ठीक, यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। देखिए यह जो विधि संबंधी प्रावधानों पर क्या करता है, गवर्नमेंट को सलाह देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, मतलब अपना वार्षिक रिपोर्ट जो है वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य में मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो आप लोग सही जानते होंगे कि जो ऑप्शन ए है वही सही नहीं है, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जी नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो जो नेता होता है विधायक दल का वो होता है, तो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते मुख्यमंत्री। तो थोड़ा सा हो जानते हैं, तो सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जी हाँ, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करता है, ये भी सही है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। देखिए अब ये क्वेश्चन पुराना हो गया, तो 300 संबंधित था किससे, तो जम्मू और कश्मीर राज्य से। JNURM का संबंध निम्नलिखित में से किसमें सुधार करने से है, तो देखिए JNURM का फुल फॉर्म होगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन से है, और यह जो योजना है 2005 से चल रही थी, और यह 7 वर्षीय जो है योजना है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, शहरी अधोसंरचना का विकास करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए यह जो है भारत की सबसे पुरानी जल विवाद है। ठीक, और इसमें जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडिचेरी ये जो राज्य हैं ये इस राज्य से संबंधित है, कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था, किसने किया था, तो जे टिनबर्गिन ने किया था इसका प्रतिपादन, तो 53 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए कब हुई थी, आप लोग आंसर टिक कर लीजिए। देखिए तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत जो है बंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में कौन सा सही आधार वर्ष है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा फिलहाल में। जब यह क्वेश्चन बना था उस समय जो है 2004-05 जो है वो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए आधार वर्ष था, परंतु अब इसे बदल कर क्या कर दिया गया है 2011-12। तो आप जहाँ पे इस आंसर लिख रहे होंगे तो वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता, तो देखिए ये जो ग्रामीण उद्योग हैं ये इसके अंतर्गत नहीं आते, आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक
आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो देखिए वित्त मंत्रालय जो है यह उत्तरदायी है। देखिए ये करना बहुत आसान है कि जो वार्षिक जो आर्थिक राष्ट्रीय समीक्षा है यह बेसिकली बजट के नाम से जाना जाता है, और इसे कौन पेश करता है? तो भारत का वित्त मंत्री जो है वो इसे पेश करता है संसद में। देखिए आपने अभी लास्ट टाइम देखा होगा तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने हाथ में एक लाल जो है वो कपड़े में लपेट कर इसे प्रस्तुत किया था। तो वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, तो इसको प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी कौन है? वित्त मंत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए फूलपुर में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यह कारखाना जो है इफ्को का कारखाना है, इफ्को का, और यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, फूलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में जो सिक्के हैं उसको जारी कौन करता है? तो देखिए सिक्कों को जारी करने का जो अधिकृत है वो है हमारा वित्त मंत्रालय। सिक्के और 1 रुपए के जो करेंसी नोट हैं उनको निर्गमन कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। और जो 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो आरबीआई गवर्नर का नहीं होता है, जबकि वित्त सचिव का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना प्रतिशत रहा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 15% लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए कृषि निर्यात का संवर्धन, मतलब कृषि के द्वारा निर्यात को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? फुल एक्सचेंजेबिलिटी ऑफ रुपीस की बात हो रही है यहाँ पे। तो कभी किया गया? तो देखिए 94 में किया गया था, याद रखिएगा 1994 में। देखिए ये जो 1994 में जो बजट प्रस्तुत किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक, तो इसका प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? तो देखिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, तो आप आंसर टिक कर लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। तो देखिए यह क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो इसमें जो राज्य का जो फंडिंग करता है वो 0% करता है, और केंद्र क्या करता है? 100% फंडिंग इसकी करता है। तो आंसर इसका 63 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक कौन सा बैंक है? ठीक, तो अभी देखिए बैंकों का मर्जीकरण हुआ है, मतलब मर्ज किए गए हैं बहुत सारे बैंक। तो इसमें जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया है। इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसमें जो तारापुर समिति है वो सही नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रूढ़ता की समस्या से संबंधित है,
जानकी रमन समिति जो है शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से संबंधित है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, जबकि तारापुर समिति जो है वह किससे संबंधित है, तो भारतीय मुद्रा का चालू खाते में परिवर्तनीयता पर संबंधित है तारापुर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, मतलब सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा है, तो देखिए कंबोडिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है। अब देखिए इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। जो विशेषकर इसमें मालदीव को याद रखिएगा, और बाकी जो सारे देश हैं वो भारत से जितनी सीमा साझा करते हैं वही देश हैं, भारत चीन को छोड़कर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान के लिए सम्मिलित नहीं किया गया है, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो देखिए पौधा उत्पाद को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। देखिए ट्रिप्स समझौता बेसिकली क्या है, बौद्धिक संपदा अधिकार को व्यापारिक मूल्य के साथ सूचना के रूप में परिभाषित किया गया है। बौद्धिक संपदा अधिकार जो है विचारों और आविष्कारों, इन्वेंशन तथा सृजनात्मक अभिव्यक्तियों को तथा उनकी संपत्ति का दर्जा दिए जाने के संबंध में जनता की सहमति एवं उसके स्वामित्व का अधिकार दिए जाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, कौन सा है, तो इसके लिए देखिए जो कोबाल्ट 60 है इसका यूज किया जाता है। देखिए कई जगहों पे आपको ये आंसर मिलेगा आर्सेनिक 74, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ट्यूमर क्या है, बेसिकली एक टाइप का यह कैंसर है, और कैंसर को संसूचित करने के लिए या फिर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, आर्सेनिक 74 का नहीं, याद रखिएगा। डंकल का नाम निम्न में से किससे संबंधित है, तो देखिए जो डंकल है वो गैट जो संस्था थी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 1989 में उरुग्वे चक्र के विकासशील देशों के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक, तो डंकल जो है वो गैट से संबंधित हैं, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, जोनस साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, तो जोनस साल्क जो है वो पोलियो के टीके के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, मतलब कौन सा विटामिन अगर आप लेंगे तो अब अगर आपने रात को सपना देखा है तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए विटामिन B6, आंसर विटामिन B6 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, किसे लाया जा सकता है, तो देखिए पायरोमीटर का यूज किया जा सकता है, तो उच्च तापमापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का एक बुलबुला कार्य करता है, किस प्रकार करता है, तो देखिए जल में वायु का बुलबुला जो है वो किस प्रकार कार्य करता है, तो एक अवतल लेंस के जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, क्या होता है, तो विटामिन B12 जो है यह आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इसका अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो साइनोकोबालामिन है B12 का रासायनिक नाम, और यह जल में क्या है, घुलनशील है, और इसमें B12 में कोबाल्ट धातु की उपस्थिति होती है,
और यह रक्त की उत्पत्ति में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवृत्ति आरोपण। देखिए मैं इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको। जैसे आपके घर में केबल का वायर लगा हुआ है अगर, तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पोल पे एक बॉक्स लगा होता है, और उस बॉक्स में क्या होता है, बेसिकली वो एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल्स आते हैं उनको क्या करता है, बूस्ट करता है। क्या होता है कि जो सिग्नल से बहुत दूर तक ट्रेवल करने के बाद उनकी आवृत्ति जो है वो कम हो जाती है, तो वो घरों तक पहुंचने में केबल का जो चैनल है वो साफ नहीं आता है। ठीक, तो ये जो एम्पलीफायर लगाया जाता है वो क्या करता है कि उस सिग्नल को बूस्ट करता है और सेम आवृत्ति में आपके घरों तक पहुंचाने में मदद करता है। तो आवृत्ति आरोपण जो है ये तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि है, कौन सी है सबसे छोटी अस्थि? तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, स्टेपिस। देखिए स्टेपिस जो है वो किस कहाँ की हड्डी है? तो यह कान की हड्डी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा देखिए डी, 20। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? तो हरित ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो देखिए करंज जो है वो हरित ईंधन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखिए गांव में बुआई के समय जीरो टिल का यूज किया जाता है। बॉक्स में बीज और जो खाद है उसको रख दिया जाता है और गाड़ी चलते रहती है, धीरे धीरे उसका एक हल के साथ बुआई होता चला जाता है। तो देखिए इसका जो इसको विकसित करने का जो श्रेय है वो बीजी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर को जाता है। ठीक, तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कैगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो पहला कौन सा है परमाणु बिजली घर? तो यह है तारापुर में। देखिए तारापुर कहाँ पे अवस्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। ठीक, तो तारापुर में जो यह प्लांट लगाया गया था यह 28/10/1969 को लगाया गया था, जबकि कैगा में जो कर्नाटक में लगाया गया था वह 20 जनवरी 2011 को लगाया गया था। यह 20वां जो है परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो देखिए एरिड लैंड कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? तो राजस्थान में है एरिड लैंड। ठीक, तो एरिड लैंड सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, तो उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? तो राजस्थान के जोधपुर में है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? कौन सी है विश्व की सबसे विशालतम दूरबीन? तो इसका नाम है आइस क्यूब। आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अपनी स्वप्नशील मशीन मंगल विज्ञान प्रयोगशाला क्यूरियोसिटी रोवर का प्रक्षेपण किया, जो मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करेगा। जी हाँ, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी रोवर और ऊर्जा से नहीं, सौर ऊर्जा से संचालित है। तो देखिए ये जो है गलत है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो रेडियो आइसोटोप जनरेटर से मिलने वाली बिजली से चल रहा है। ठीक, और इसमें ईंधन के रूप में कौन क्या यूज हो रहा है? तो प्लूटोनियम 238 का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए दो जो है वो गलत होगा, तो इस तरीके से बी और सी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 3 पर। रोवर में विशेष रसायन विज्ञान एवं कैमरा की युक्ति है जो मंगल की सतह पर उपस्थित पदार्थ में
माइक्रो स्तर पर उपस्थित तत्व की पहचान कर सकता है। तो जी हाँ, यह तीसरा ऑप्शन 3 भी सही है। तो उस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 83 का डी, तीसरा और पहला। तो देखिए, इसे याद रखिएगा कि जो क्यूरोसिटी रोवर है वो सौर ऊर्जा से संचालित नहीं है। यह किससे संचालित है? तो यह रेडियो आइसोटॉप जनरेटर से संचालित है और इसमें प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? तो चाय में क्या नहीं पाया जाता? तो चाय में जो मार्फिन है यह नहीं पाया जाता। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्जीमोन के बीज को सरसों के अपशमिक के रूप में सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे जीएस के जो 85 क्वेश्चन हैं यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। और आगे जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और देखिए, जो सेट नंबर 20 है उसके मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। मैं उसको अभी आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है सेट 20 का, उसमें मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके या फिर देख के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने पहले सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है। स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप इसका। अगर आप व्याख्या सहित उत्तर भी देखना चाहते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अच्छे से करिएगा मैथ्स का, और रिवीजन करते रहिए। एक बार पढ़ के आप उसको छोड़ मत दीजिए। अगर एक बार पढ़ के आप उसको छोड़ देते हैं तो आपके वो किसी काम का नहीं है। वो आपने जो 1 घंटे 2 घंटे जो उसके ऊपर टाइम दिया है वो बिल्कुल बेकार है। तो कम से कम 2 बार तो उसका रिवीजन आप कर ही लीजिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।